अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक जापान दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार भी है और उसके एक फैसले ने अमेरिका से बैठे बैठे बिलियन डॉलर की डील साइन करवा दी, तो अजीब लगेगा ना। तो पिछले हफ्ते जो हुआ उसने 28 साल में पहली बार अमेरिका को मजबूर किया कि वो जापान की करेंसी बचाने के लिए उतरे। और ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं है, क्योंकि ये जो दिशा जिस जगह जा रही है ना, उस दिशा में गया तो सीधा असर पड़ेगा इंडियन इक्विटी पे, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, यूएस मार्केट, करेंसी, डॉलर, सब जगह। और इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि ये मैस शुरू कैसे हुआ, अमेरिका क्यों डरा हुआ है और आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा भी तो पैसा लगा रहता है ना। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक से एक बेहतरीन वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तभी आपको पता चल सकेगा। और हम सुबह में 7:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आते हैं, मिस मत कीजिएगा, डेली सुबह 7:30 बजे। तो देखिए, जापान का सुनहरा दौर 1970s 80 था। जापान की ग्रोथ स्टोरी इतनी पागल थी कि टोक्यो की एक सिटी की प्रॉपर्टी की वैल्यू पूरे अमेरिका की प्रॉपर्टी के आधे के बराबर पहुंच गई थी। चारों तरफ बूम था, लेकिन बूम तो फटता भी है ना। बड़ा क्रैश आया, इतना खराब कि सरकार को बीच में आना पड़ा। बैंक ऑफ जापान ने फैसला लिया, जो आगे पूरी कहानी की जड़ बना। उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट लगभग 5% से सीधा 0% पे ला दिया। मतलब फ्री में पैसा उधार, लगभग ऐसा समझ लो। इंटरेस्ट फ्री होने की वजह से महंगाई भी नहीं बढ़ी, तो जापान के लोगों की सैलरी भी 20-25 साल तक लगभग फ्रीज रही। लोग खुश थे क्योंकि जीने का भी खर्चा नहीं बढ़ रहा था, इसलिए तकलीफ नहीं हुई। अब फ्री पैसे की वजह से जापान में कर्ज लेने वालों की होड़ लग गई। आज के दिन जापान का डेट टू इक्विटी रेशियो दुनिया में सबसे ऊंचा है, करीब 230% के आजू बाजू, थोड़ा ऊपर नीचे। यानी जितना जापान एक साल में कमाता है उससे दोगुने से भी ज्यादा कर्ज उसके ऊपर है। यहां पर एक चीज बताता हूं, 2010 में ग्रीस का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स सिर्फ 146% के लेवल पे हुआ। लेकिन एक बात है जो जापान को अलग करती है, ये कर्ज किसी बाहर वाले का दिया हुआ नहीं है। बड़ा हिस्सा बैंक ऑफ जापान, वहां की इंश्योरेंस कंपनी, लोकल बैंक और पेंशन फंड के पास, बाहर के लोगों का यानी फॉरेनर्स का बहुत छोटा हिस्सा। ये पता है बात मायने क्यों रखती है? बुरे वक्त में एफआईआई सबसे पहले भागते हैं और लोकल होल्डर भागते नहीं है, इसीलिए जापान क्रैश नहीं हुआ ऐसे कंडीशन में। अब यहां पर जब फ्री पैसा आता है तो शुरू होता है येन कैरी ट्रेड, क्योंकि जब आपको 0% पे पैसा मिल रहा हो तो आप घर पे तो रखोगे नहीं। तो यहां से शुरू होता है येन कैरी ट्रेड। इसे ऐसे समझिए, कोई आपको बिना ब्याज के पैसा उधार दे और आप वो पैसा लेकर ऐसी जगह लगा दें जहां 4-5% रिटर्न मिल रहा हो। तो बीच का जो फर्क है वो क्या हुआ? आपका पूरा मुफ्त का मुनाफा है। दुनिया भर के हेज फंड, खुद जापान के बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड, सब ने यही किया। 0 रेट पर येन उधार लिया, उसे डॉलर में बदला। अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड, टेक स्टॉक, गोल्ड, बिटकॉइन, जहां बेहतर रिटर्न मिल रहा है लगा दिया। यही वजह है कि जापान अमेरिकी ट्रेजरी का सबसे बड़ा विदेशी होल्डर है, करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर, थोड़ा ऊपर नीचे जो भी हो। यानी विदेशों के पास मौजूदा कुल यूएस कर्ज का 13%। वैसे मैं एक बात बता दूं, यहां पर बात क्रिप्टो की भी हो रही है, यूएस स्टॉक की भी हो रही है, गोल्ड सिल्वर की भी हो रही है। तो यही वो एसेट क्लास है जहां दुनिया भर का पैसा घूमता रहता है। अब आप कहते हो भैया इतनी सब जगह एक साथ कैसे ट्रेड करें? तो आप कॉइन डीसीएक्स में सब जगह कर सकते हो, क्रिप्टो भी कर सकते हो, यूएस स्टॉक भी कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर क्रूड सब जगह कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि एक तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर आपको डिस्काउंट मिलता है ब्रोकरेज में। दूसरा, मैं प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर देता हूं, फ्री स्ट्रेटजी देता हूं, सिखाता हूं, लाइव ट्रेडिंग में ऐड करता हूं, जिससे कि आप सब जगह अच्छे से सीखकर ट्रेड कर सको। तो आप लोग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी और सारी फैसिलिटी स्टार्ट करा देगी। अब आते हैं मुद्दे पर। तो ये पूरा सिस्टम दशकों तक चला बिना किसी दिक्कत के। पता है दिक्कत कब आई? 2020 के बाद, कोविड के बाद। कोविड के बाद रास्ते अलग होने लगे। कोविड के बाद अमेरिका ने पिछले 15 साल से ज्यादा डॉलर सिर्फ 3 साल में छाप डाले। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा तो फेड ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना शुरू कर दिया। पता होगा ना कोविड वाली कहानी। तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही थी, जापान में भी बढ़ रही थी, लेकिन जापान ने जिद पकड़ ली, हम अपना रेट 0% ही रखेंगे, मनी सप्लाई भी नहीं बढ़ाएंगे। नतीजा क्या हुआ? पहली बार दशकों में येन कमजोर होना शुरू हुआ। अमेरिका में रिटर्न बढ़ता गया, जापान में वही 0 पर अटका रहा। तो पैसा जापान से बाहर भागने का एक और बड़ा कारण बन गया। कारण ही तो चाहिए। अब 2024 में जब जापान ने यह बात समझी तो बैंक ऑफ जापान ने पहली बार दशकों के बाद रेट बढ़ाने की कोशिश की। और पता है क्या हुआ? निक्की 20% तक गिर गया, जो वहां का इंडाइसेस है। दशकों की सबसे बड़ी गिरावट। तो संदेश साफ, इकोनॉमी को 0 रेट की आदत हो चुकी थी और वापस सामान्य दुनिया में वापस लाना आसान तो था नहीं। अब करते परते 2026
पिछले कुछ महीनों में येन गिरते पड़ते 1986 के बाद के सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया, डॉलर के मुकाबले 164 के आसपास। जापान के लिए पता है इसका क्या मतलब था? महंगा इंपोर्ट, महंगा तेल, महंगी रोजमर्रा की चीजें, क्योंकि जापान अपने ज्यादातर मिनरल्स और एनर्जी बाहर से मंगाता है। अब जुलाई 2026 में सबसे पहले जापान ने अकेले इंटरवेन किया और मार्केट में 59 अरब डॉलर झोंक कर येन को सहारा देने की कोशिश की। जैसे हमारी रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई करती है ना, वैसे ही इन्होंने किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हमारी करेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो यहां भी नहीं पड़ा। फिर 1 अगस्त 2026 को कैंप डेविड में एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट के सामने नोटपैड की फोटो वायरल हुई जिसपे लिखा था टू डू बाय जापानीज येन 5 to 10 बिलियन डॉलर। उसी दिन न्यूयॉर्क फेड ने यूरो बेचकर येन खरीदना शुरू किया। डॉलर बेच के नहीं, सुनिएगा, यूरो बेचकर, ताकि डॉलर की कमजोरी मार्केट में ना दिखे। ट्रंप को क्या पसंद है? ट्रंप डॉलर की बात करना पसंद है, तो सीधे डॉलर बेचना उस नैरेटिव को कमजोर करता, इसलिए ये चला गया यूरो पे। इस कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन से येन एक झटके में 157 तक आया। 3 दशक में पहली बार अमेरिका और जापान ने मिलकर येन खरीदा। अब ट्रंप ने क्या बोला? जापान के साथ दोस्ती। बेसेंट ने कहा एक स्टेबल येन पूरे एशिया की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। जापान की फाइनेंस मिनिस्टर और बेसेंट के बीच लगातार बात चल रही थी और इसके कुछ दिन के बाद बेसेंट ने फेड चेयरमैन केविन वॉस से एक बात और रखी, एक मांग रखी। फेड की फीमा रिपो फैसिलिटी को बढ़ाया जाए ताकि जापान अपने ट्रेजरी बॉन्ड सीधे बेचे बिना उन्हें गिरवी रखकर डॉलर उधार ले सके और उससे येन खरीद सके। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये दोस्ती वाली कहानी सिर्फ ऊपर ऊपर है, असली वजह क्यों है अमेरिका घबराया हुआ ये सुनो। बाबू ट्रम्प बाबू बहुत सियाने बंदे हैं। अमेरिका का अपना कर्ज भी जीडीपी के 100% से ऊपर जा चुका है और उसका बड़ा हिस्सा शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल में है जिन्हें बार बार रोल ओवर करना पड़ता है। मतलब जब भी पुराना कर्ज खत्म होता है तो नया कर्ज नई ऊंची ब्याज दर पर लेना पड़ता है। अभी अमेरिका का 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.6% के आसपास है। हाल ही में 18 मंथ के हाई यानी 4.75% को छू चुका है। 30 ईयर यील्ड 2007 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल के करीब यानी 5% के ऊपर बना हुआ है। इसका सीधा असर पड़ता है हर आम आदमी यानी अमेरिकी की जेब पर। 30 ईयर होम लोन की दर पिछले करीब 2 दशक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। और सबसे चौंकाने वाला डेटा, अमेरिका में जितना भी पर्सनल इनकम टैक्स इकट्ठा होता है उसका 35% सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में जाता है, मूल चुकाने में नहीं, ब्याज चुकाने में। अब सोचिए, जापान दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी होल्डर है अमेरिकी ट्रेजरी का। अगर जापान अपनी करेंसी बचाने के लिए वो ट्रेजरी बॉन्ड बेचना शुरू कर दे तो बॉन्ड की कीमत गिरेगी और यील्ड यानी ब्याज दर और ऊपर जाएगी। और यही वो चीज है जो अमेरिकी ट्रेजरी बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि इससे अमेरिका का अपना कर्ज और महंगा हो जाएगा। तो सीधी भाषा में अमेरिका येन को इसलिए नहीं सहारा दे रहा कि जापान से कुछ पुच्चू कैसे हो, प्यार हो गया है, ये कहानी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि जापान की करेंसी की कमजोरी घूम फिरकर अमेरिका की अपनी बॉन्ड मार्केट की लंका लगा सकता है। और जापान का असली जाल, कोई भी रास्ता आसान नहीं है। अब यहां पर कहानी में एक मस्त ट्विस्ट आता है, साउथ इंडियन मूवी वाला। जापान के पास बचाव के सिर्फ 2 रास्ते थे और दोनों में तकलीफ। पहला, रेट 0 पर रहो, करेंसी को कमजोर होने दो, इससे सस्ता कर्ज बना रहेगा पर महंगाई बढ़ती जाएगी और आम आदमी की जेब कटती जाएगी। दूसरा रास्ता, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ ताकि करेंसी बचे। पर याद रखिए, जापान के ऊपर अपनी जीडीपी की कहानी 255% का कर्ज है। रेट बढ़ते ही उस कर्ज पर ब्याज चुकाना कई गुना महंगा हो जाएगा और अनुमान है कि जापान का सालाना डेट सर्विसिंग खर्च अगले कुछ साल में दोगुना होकर बॉन्ड रिडेम्पशन मिलाकर सरकार के कुल खर्च के करीब 30% तक पहुंच सकता है, यानी सोशल सिक्योरिटी से ज्यादा। और यही अमेरिका का डर छुपा हुआ है कि अगर जापान अपनी दरें बढ़ाकर येन को सच में मजबूत कर दे तो दशकों पुराना येन कैरी ट्रेड उल्टी दिशा में चलेगा। जिन लोगों ने 0 रेट पर येन उधार लेकर अमेरिकी स्टॉक बॉन्ड खरीदे, उन्हें अब वो उधार चुकाने के लिए अपने अमेरिकी एसेट बेचने पड़ेंगे, यानी अमेरिका से पूंजी निकलकर वापस जापान की तरफ भागेगी और इससे अमेरिकी स्टॉक बॉन्ड मार्केट दोनों खल्लास। मतलब अमेरिका फंसा हुआ है। वो चाहता है येन मजबूत हो, पर उस मजबूती का सबसे पक्का तरीका यानी जापान का रेट बढ़ना वही चीज है जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा डर है। तो अब आप कमेंट में एक चीज बताइए कि अगर जापान के फाइनेंस मिनिस्टर आप होते तो कौन सा रास्ता चुनते? करेंसी बचाते या कर्ज का बोझ झेलते या करेंसी को कमजोर होने देकर
कर्ज सस्ता बनाए रखते? प्लीज कमेंट में बताइएगा। अब हम बात करते हैं इंडिया की, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब को भी समझ में आता है कि हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो वो दूसरों तक पहुंचाता है। अब जब येन केरी ट्रेड उल्टा होता है तो सिर्फ जापान और अमेरिका के बीच की कहानी नहीं रहती है, दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट में लगा हुआ सस्ता पैसा वापस भागने लगता है, और इंडिया भी उसी लाइन में है। डेटा समझो, 2026 की शुरुआत में मई तक ही एफपीआई ने इंडियन मार्केट से करीब 1.92 लाख करोड़ निकाले, सिर्फ 4 महीने में, जबकि पिछले साल का जो आउटफ्लो है 1.66 लाख करोड़ था। इसमें मिडिल ईस्ट टेंशन, ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना, सबका हाथ है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा उसकी ग्लोबल फंडेड पूंजी के घर लौटने की भी वजह है, क्योंकि मैंने बताया कि इन्होंने 0% से बढ़ाना शुरू किया था, और इसका सीधा असर कहां पड़ता है? रुपए पे पड़ता है। हमारा रुपया कमजोर होता है, यानी कंप्लीट पूरी कहानी फिल्मी है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर किरदार जुड़े हुए हैं, और आप किसी किरदार को इग्नोर नहीं कर सकते। बट एक अच्छी बात पता क्या है? भारत का मार्केट न तो एआई रैली हुई उसमें डूबा, न यूएस रैली में, इसलिए हमें झटका कम लग सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी लूटे पीटे पड़े हैं, हम ऑलरेडी चल नहीं पा रहे हैं, एफआईआई ने ऑलरेडी दबा के बेचा हुआ है। तो हमें जो पर्सनली लगता है कि जो इसका सबसे बड़ा असर आएगा वो अमेरिका के टेक और एआई स्टॉक पर आने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी तेजी इन्हीं स्टॉक में आई, और हमारे पास ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था कि एफआईआई यहाँ पर इन्वेस्ट करके बहुत कुछ कमा चुके हैं तो वो पैसा निकालेंगे। जैसे कोरिया मार्केट गिरा, जो इस तरह के इन्वेस्टर थे, एफआईआई थे, उन्होंने पैसा लगाया बट फिर वो निकाला भी। तो यानी ये वो एरिया है, चाहे अमेरिका का टेक स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड सिल्वर हो, क्रूड हो, इमर्जिंग मार्केट, बॉन्ड हो, बॉन्ड पे इंपैक्ट आएगा, वहां पर असर आ सकता है। तो सच बताऊं, अभी कोई भी 100% दावे से कह नहीं सकता कि ये कहानी खत्म कैसे होगी। जापान अपनी करेंसी को बचाने की कोशिश जारी रखेगा, अमेरिका अपने बॉन्ड मार्केट को बचाने की कोशिश करेगा, दोनों की जरूरतें एक दूसरे से टकराती है और बीच का रास्ता दिख नहीं रहा है। येन केरी ट्रेड जितनी तेजी या धीमी गति से उल्टेगा, दुनिया भर के रिस्की एसेट, चाहे वो यूएस स्टॉक हो, इमर्जिंग मार्केट हो, उतना ही असर महसूस करेंगे। इसलिए आप एक चीज गौर करो, दुनिया के काफी बड़े बिग इन्वेस्टर ये भी कहते हैं कि भैया बबल पे बैठे हुए हैं, फटेगा कौन ये तो कभी बता नहीं सकता है, राइट ना? तो जो भी आपका पोर्टफोलियो है, चाहे इंडियन मार्केट में हो, यूएस मार्केट में हो, गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, क्रिप्टो में हो, इसीलिए कहा जाता है डाइवर्सिफाइड रखो, एक जगह पैसा ना डालो, ठीक है? तो आपको क्या होगा, कब कहां किसकी पिटाई हुई तो कोई दूसरा तो चलेगा ना। CoinDesk में अकाउंट ओपन करके आपको पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, यूएस स्टॉक, क्रिप्टो का। लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जवाब देना मत भूलिए। थैंक यू।